मोदी जी का सरकार ऐसा है कि उन्होंने सभी ऑपोजिशन पार्टी को खत्म कर दिया है या उनके गुलाम बना दिया। जो नेता है पार्टियों के वही मोदी से लड़ने के लिए तैयार है। आपको लगता है कैसे लड़ा जाना चाहिए? मोदी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हराया नहीं जा सकता। कि भी अगर इलेक्शन कमीशन पर रोक नहीं लगाया गया कोर्ट के माध्यम से तो हो सकता है कि ये फ्रैंकेनस्टाइन वहां पर बन जाए, एक डिक्टेटर बन जाए। एसआईआर का जो नया डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को नागरिकता देखने का अधिकार नहीं है और वो उनके कक्ष में नहीं आता है। सवाल ये है कि कोर्ट वहीं रुक गया है, उसके आगे कोर्ट जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके आगे गया नहीं। तो ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। टिप्पणी की है कि इलेक्शन कमीशन को नागरिकता देखने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कटे हुए नाम है वो गलत है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं और किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। प्रकाश अंबेडकर साहब हैं और जिस तरह से देश भर में एसआईआर हो रहा है, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या था? क्या बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान कंस्टिट्यूएंट असेंबली में उनको इस बात की चिंता हुई थी? संविधान विशेषज्ञ भी हैं, वकील भी हैं, राजनेता भी हैं और बाबा साहब की लेजेसी को आगे भी बढ़ा रहे हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं एसआईआर के मुद्दे को? क्या बाबा साहब ने इसको लेकर कोई वार्निंग दी थी उस समय कंस्टिट्यूएंट असेंबली में? देखिए, उन्होंने एक तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक चेतावनी उन्होंने दी थी क्योंकि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो राव का बना हुआ था उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रहेगा करके उन्होंने कहा था। तो उससे उन्होंने निकाल के कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रहा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, मैनेजेबल इलेक्शन होंगे। और इसलिए उन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में और ड्राफ्टिंग कमेटी में बैठ के उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया और उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, ना उससे कोई छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन अभी जो है फिलहाल जो व्यक्ति बैठे हुए है वो दिल से इतने कमजोर है कि सरकार के खिलाफ कुछ आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। अभी एक वर्डिक्ट बता, मतलब आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि यूपी में जो पुलिस है वो संविधान के तहत काम नहीं कर रही है, वो राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम कर रही है। क्या इस तरह की आप आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जब पुलिस के लिए हो सकता है, क्या इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो राजनीतिक सत्ताधारी दल से प्रभावित है? पूरी तरह से सत्ता दल से प्रभावित है और वहां पे जो जुडिशरी है उन्होंने जिस तरह की चेतावनी, मैं ये कहूंगा ये चेतावनी करीब करीब पहली चेतावनी जो है वो 80 में आई, जस्टिस कृष्णा अय्यर के माध्यम से आई और दूसरा जो है वो 82-83 में आई कर्नाटक के एक मामले पे, जहां उन्होंने चेतावनी दी थी कि भैया अगर इलेक्शन कमीशन पर रोक नहीं लगाया गया कोर्ट के माध्यम से तो हो सकता है कि ये फ्रैंकेनस्टाइन वहां पर बन जाए, एक डिक्टेटर बन जाए, या इसका रवैया ऐसा हो कि ये किसी पार्टी को ये हमेशा ही मदद करते रहे। तो ये बातें जो है उनकी जो थी जस्टिस कृष्णा अय्यर की और वो जोन्स वर्सेस जोन्स के जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उनका जो अनुमान था वो अभी सही निकल रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इसे दूसरी कैसे तरफ दूसरी तरफ ये है कि जो राजनीतिक दल है ये भी पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। देखिए, टीएमसी बंगाल में है, कांग्रेस आसाम में है, जिनको चोट पहुंची है 90 लाख वोट काटने के बाद। अब ऐसा है कि ये जो नया एसआईआर का जो नया डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को नागरिकता देखने का अधिकार नहीं है और वो उनके कक्ष में नहीं आता है। सवाल यह है कि कोर्ट वहीं रुक गया है, उसके आगे कोर्ट जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके आगे गया नहीं। आप मैं मान के चलता हूं कि आप हार चुके हो इलेक्शन,
इसलिए आपने ये कहना चाहिए कि JNK वर्सेस पैंथर पार्टी जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट पे बाकी बाकी का सारी जजमेंट जो है उन्होंने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा है कि दो चीजें यहाँ पे पैदा होती है। एक तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पिटीशन करना चाहिए। ये अगर नागरिकता देखने का अधिकार अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं है तो आपकी टिप्पणी होनी चाहिए थी कि ये जो 90 लाख वोटर्स को नाम हटाया गया है ये इलीगल है, और ये इलीगल होने की वजह से जो इलेक्शन हुआ है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, एक तरफ। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के पास जो अधिकार नहीं है वो अधिकार उसने इस्तेमाल किए। अब ये ना अधिकार होते हुए भी इस्तेमाल करना ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन हम तो लोग आप क्रिमिनल केस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्यों नहीं दायर कर रहे? कांग्रेस भी नहीं कर रहा है और टीएमसी भी नहीं कर रहा है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ सर कि हमने एक वो दौर भी देखा है जब मायावती मुख्यमंत्री थी या लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तो उस समय TN सेशन और तमाम चुनाव आयोग ने अति सक्रियता दिखाई है। जब तो उनके सरकारें लिए गैर 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 बीजेपी गैर कांग्रेस सरकार होती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को हमने संज्ञान लेते हुए देखा है। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह की सरकार में भी हमने बहुत ज्यादा एक्टिविज्म देखा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चुनाव आयोग सब प्रो एक्टिव थे। तो इसकी वजह क्या लग रही है? आज जो CAG के तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है, मीडिया के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि जो मीडिया है उसकी इनिशिएटिव नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कोई अब स्वतः संज्ञान का तो मुझे इधर कुछ मामला याद नहीं आ रहा है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक दहेज के मामले में मर्डर का मामला संज्ञान में लिया है। तो इसे कैसे देख रहे हैं? जो सारी संस्थाएं हैं वहां प्रो एक्टिवनेस जो था, क्या सब कुछ बेहतर चल रहा है या इसकी कोई और वजह है? देखिए, मैं ये कहूँ कि बिहार में सेशन के वक्त नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जो शक्ति बरताई थी, वो मैं समझता हूँ कि वो शक्ति की वजह से नीतीश कुमार जीत गए, क्योंकि तो पसमानदा कौम थी और अति पिछड़ा जो था, वो दोनों को मौका मिला वोट डालने का और दोनों ने वोट डाल दिए। नहीं, मैं वो वो फेवर में गए, वो वो मैं कह रहा फेवर था, में जो गए, जो वो चुनाव फेवर आयोग में अभी, गए, चुनाव वो आयोग जो फेवर में गए, प्रोएक्टिव होता बिहार था। के हाँ। मुख्यमंत्री के फेवर में गए। हम्म। यहाँ जो है जो एक्शन लिया गया है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वहां से गुंडागर्दी के खिलाफ का प्रोग्राम था। यहाँ वोट काटने का कार्यक्रम हुआ, जब वोटों के नाम काटने का कार्यक्रम हुआ है, तो ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। अभी तो यूपी ये में एक क्रिमिनल आंकड़ा आया कॉन्स्पिरेसी की कि केस होनी जानी जरूरी है। यूपी में 40 लाख वोटर लिस्ट से नाम और खत्म हुए हैं पंचायत चुनाव के लिए। मैं आपसे कहूं कि वहां पर जो है वो करीब करीब 90 लाख से जाएंगी फिगर्स। हो सकता है कि ये 1 करोड़ 10 लाख की फिगर है कि जो जैसे जैसे इलेक्शन नहीं, आएगा वैसे वैसे यूपी वो में तो काटते 2 करोड़, जाएंगे। यूपी में तो 2 करोड़ SIR में वोटर लिस्ट से नाम कट गए हैं। अब मैं वही कह रहा हूं ना कि उनका उनका एक रिश्ता चल रहा है कि वहां पर वो काटेंगे, तो रास्ता क्या है? लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हैं कि मतलब ये क्रिमिनल केस बनता है? नहीं, क्रिमिनल केस आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाने की जरूरत है। तो महाराष्ट्र में भी ये SIR एक हो? जो है वो एक जो है कि आपको लॉ सेट इन मोशन करना है, आप जाके FIR कर लीजिए किसी भी थाने में। तो वो आप थानेदार FIR, महाराष्ट्र में भी तो SIR हुआ था सर। नहीं नहीं, ऐसा नाम काटने के बाद अधिकार आएगा यहाँ के लोगों को। यहाँ अभी तक किसी का नाम कटा हुआ नहीं है ना। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में जो नाम तो कटा हुआ है बिहार में है, आसाम में है, बंगाल में है, क्या तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में फिर SIR होगी? एक और SIR की लिस्ट आई है ना, मेरी जानकारी अभी पुष्ट नहीं है। हाँ, लेकिन वो प्राइमरी लिस्ट है, सेकेंडरी लिस्ट उसकी जो हाउस टू हाउस जाएंगे उसके बाद तैयार होगी।
तो आप लोग नहीं जा सकते हैं बिहार, बंगाल या यूपी के मामले पर कोर्ट, चूंकि आप तो वरिष्ठ से वकील। वो तो वहीं से ही खारिज होगी कि आप इफेक्टेड पार्टी नहीं है। ओ, तो अच्छा, कैसे देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तय है कि आप इनको अ, देश जो है कुछ हिस्सों में बांटना है, और वो बांटने के लिए इनको ये जो डिलिमिटेशन का जो मामला है हम्म। वहीं से शुरुआत करना है। उनके पास लोकसभा में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए आप उन्होंने टीएमसी को तोड़ा है। हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन के बाद वो डीएमके को भी तोड़े। उनको किसी भी हालत में 280 285 के आगे जाना है, ताकि ये जो डिलिमिटेशन का कानून है वो मंजूर हो जाए। और डिलिमिटेशन का कानून जैसे मंजूर होगा, साउथ ऑफ इंडिया जितने भी राज्य है वो अप इन आर्म्स होंगे और ईस्टर्न स्टेट अप इन आर्म्स होंगे, क्योंकि सीटें वहीं भी कटेगी। क्योंकि डेमोग्राफी जो बदल चुकी है, जनसंख्या जो बदल चुकी है, वहाँ की जनसंख्या फैमिली प्लानिंग की वजह से कम हो गई है। और नॉर्दर्न में जो है फैमिली प्लानिंग का उतना आपके असर नहीं रहा। तो डीएमके, तो ऐसे में तो डीएमके और पूरा दक्षिण डीएमके भारत में है, चंद्रबाबू कर्नाटक नायडू, है, ये तो नहीं, ये तेलंगाना तब है। भी ये तो नहीं आएंगे सरकार के पक्ष में। अभी तो लग नहीं रहा है कि आंकड़ा 300 से पार नहीं, 350 के पार नहीं जा पाएगा। आपके नहीं महाराष्ट्र में, पाएगा। आपके नहीं महाराष्ट्र पाएगा, इसलिए वो तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहा है। आपके महाराष्ट्र में क्या सीटें बढ़ेंगी ना? महाराष्ट्र में जो है वो मेरे हिसाब से सभी जन जो है वो झुक जाएंगे। सीट तो बढ़नी चाहिए, लेकिन लोकसभा की संख्या तो, मेंबर की तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, 150 करोड़ की आबादी हो गई है। तो लोकसभा सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। दक्षिण भारत जितना मांग रहा है अपना, वो उसको भी मिलना चाहिए। देंगे कहाँ से? क्योंकि आपकी पॉपुलेशन के मुताबिक एक सीट का फिगर होता है। अब तो लगभग 800 सांसदों को बैठने की जगह है नए वाले नहीं, पार्लियामेंट। 800 सांसदों को बैठने की जगह, ये बात सही है। लेकिन आपको जो फाइनलाइज होता है वो कितने आदमी के पीछे एक एमपी होगा, 10 लाख, कितने आदमी के पीछे एक एमएलए होगा। 10 लाख लोगों पर एक एमपी हो अगर, तो ये वहां भी अगर तो 10 लाख एमपी हो तो आप मान लीजिए कि बिहार की संख्या कितनी है अभी, जनसंख्या अप्रोक्स 13 करोड़। 13 करोड़ है, तो कितने आ जाएंगे उसमें? ठीक ठाक संख्या बढ़ेगी उनकी। साउथ में आई है, उनकी जनसंख्या जो है वो 7 करोड़ के आसपास है, 6 करोड़ के आसपास है। तो उनका तो घाटा ही है। तो फैमिली प्लानिंग जो उन्होंने लागू की अपने राज्यों में, वो उनके लिए एक तरीके से पनिशमेंट हो गया। जी, और सर, एक सवाल आपसे आपसे बात हो रही है तो एक मन में कौतूहल है, कैसे देख रहे हैं भारत की राजनीति को? आज प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय की राजनीति की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोगों ने देखा है कि जो जोड़ तोड़ की सरकार होती है, गठबंधन की सरकार होती है, उसमें बहुजन समाज को, खासकर एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा फायदा मिलता है। बीपी सिंह की सरकार थी तो रिजर्वेशन मिला, बाबा साहब को भारत रत्न मिला, कम समय की सरकार थी। आप देखिए, चौधरी चरण सिंह की सरकार कम समय की सरकार थी तो किसानों को बहुत मिला। मनमोहन सिंह की यूपीए 1 की सरकार में ओबीसी को फिर रिजर्वेशन मिला। तो और ये लोग कह रहे हैं कि मजबूत सरकार चाहिए। तो मोदी सरकार का आकलन आप कैसे करते हैं? 12 साल। मोदी जी का सरकार ऐसा है कि उन्होंने सभी ऑपोजिशन पार्टी को खत्म कर दिया है या उनके गुलाम बना दिए। तो कोई ये तो नेता ऐसा नहीं है। सर, तो इसके कोई लिए नेता मोदी जी कोई कैसे? कोई नेता कोई नेता ऐसा नहीं है कि मोदी मोदी जी के सामने बैठ के उसके दो बातें सुना सके। सर, तो इसमें तो उन लोगों की गलती है ना जो ऐसा नेता चुनते हैं। आपने अगर ऐसे नेता चुना है जो आपके प्रति लॉयल नहीं है, वो भाग जा रहा है, तो इसमें कोई आपका घर छोड़ के भाग जा रहा है, तो उसमें मोदी जी को कैसे गलती देंगे? इसका मतलब तमाम सवाल विपक्षी ऐसा है दलों कि आपका मैंने जैसे तमाम कहा विपक्षी कि दलों को आप नेता चुनने में गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग। नहीं, आप देखिए कि मैं आपसे बात
कर रहा हूँ। हम्म, टीएमसी खुद कह रही है कि भाई वोट कटे इसलिए हम लोग हार गए, बराबर है, ठीक है, मान लीजिए। मान लीजिए। अब आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में कहा है कि नागरिकता देखने का अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है, नहीं, वो मैं आपसे सहमत हूँ, मेरा वो सवाल नहीं था, मेरा ये सवाल था सुनो कि सुनो 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 हाँ, सुनो शंभू जी सुनो, हम्म, आप इसके खिलाफ अगर पार्टी का नेता ही जाने के लिए तैयार नहीं है तो नीचे वाले क्या करेंगे? नेता ही मजबूत होना जरूरी है। तो ममता बनर्जी तो नहीं जा रही है ना बीजेपी में। आप जैसे ये है कि वोट चोरी की बात कांग्रेस कह रही है, हम्म, इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इसको अधिकार नहीं है, तो एक तरीके से ये वोट चोरी हो गई ना। मैं आपकी बात मान तो रहा हूँ, आप मैं तो मैं ये मेरा पूछ रहा सवाल, हूं कि भी आप इसके इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होते हुए भी आप नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब मेरा क्या है? मेरा सवाल दूसरा है सर। मेरा सवाल ये है कि विपक्षी दलों के विधायक और सांसद बीजेपी में भाग जा रहे हैं, तो ये तो विपक्षी दलों की गलती है ना कि ऐसे लोग को उसने मौका दिया। प्रकाश अंबेडकर तो नहीं भाग सवाल गए बीजेपी में। नहीं, सवाल ऐसा है कि आपका नेता ही लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम्म, तो आपका सैनिक जो है वो क्यों आपके पीछे खड़ा रहे? आप लड़ेंगे तो वो आपके साथ में रहेगा, आप लड़ना ही नहीं चाहते तो वो कहेगा चलो। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी तो लड़ती नेता है। कॉम्प्रोमाइज अगर कर रहा है, सेनापति अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो सोल्जर तो भाग ही जाएगा। उसको पता है कि मुझे तो मरना ही है। अब मरना है या जिंदा रहना है वो तय कर लेता है। जो रहता है वो मरता है, जो भाग जाता है वो जिंदा रहता है। तो क्या मतलब विपक्ष को भाग जाना चाहिए? आपकी क्या सलाह है? मैं ये कि नेता जो है यही कमजोर है और ये मोदी के सामने खड़े नहीं रह सकते, लेकिन राहुल राहुल विपक्ष के गांधी, नेता जो है। लेकिन नहीं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग तो अपोजिशन में हैं, लड़ रहे अब हैं। ऐसा है, मैं आपको सीधे कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाथ पे तलवार दे दी कि भैया इलेक्शन कमीशन के पास नाम काटने नागरिकता देखने का अधिकार नहीं है, तो आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्यों नहीं भाग रहे हो? मैं अखिलेश से पूछना चाहता हूं हम्म, कि 2 करोड़ अगर काट गए हैं तो उसको अधिकार नहीं है काटने का। कानून आपके साथ में होते हुए, तलवार आपके साथ में होते एक हुए, जगह मिली आप है कि अगर आप, चलाने के लिए तैयार नहीं है वो, तो आप सोल्जर को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आपको एक जगह मिली है, आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मतलब तुम अपना समझौता करोगे और ये कहोगे कि भैया नीचे का जो कार्यकर्ता है वो लड़ता रहे। कार्यकर्ता अभी इतना बेवकूफ नहीं रहा है। तो क्या एक मौका है जो सुप्रीम कोर्ट का जो इस बार जो लेकिन खबर तो ऐसी आई कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैध मान लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर को उसने वैध मान लिया, ये बात सही है। हम्म, वो तो कानून में एक्ट में ही है। उसमें खाली उसका दायरा उन्होंने बढ़ा दिया। कॉन्स्टिट्यूंसी का था या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी का था, उसको उन्होंने बढ़ा दिया, नहीं ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है उसमें कि जब टिप्पणी की है कि इलेक्शन कमीशन को नागरिकता देखने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कटे हुए नाम है वो गलत है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या करना चाहिए? विदाउट पावर्स है। तो आप उसके खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे हो अभी? आपके पास तो वकीलों की फौज है, वो तो लड़ने के लिए तैयार है। मैंने एकदम एक दूसरे को टटोल के बोले सर हम लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी प्रमुख जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो जो नेता है पार्टियों के, वही मोदी से लड़ने के लिए तैयार नहीं। आप पर्सनल रीजन है या और कोई व्यवस्था है वो जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा। आपको लगता है कैसे लड़ा जाना चाहिए? देखिए मोदी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हराया नहीं जा सकता। 2017 के गुजरात मतलब आने के बाद उस वक्त था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि कांग्रेस ने अगर बदमाशी नहीं की तो बीजेपी हार जाएगी।
लेकिन कांग्रेस ने 2017 के इलेक्शन में जिस इलाके से वो जीत के आते थे, साउथ ऑफ गुजरात, छोटूभाई वसावा आदिवासी के इलाकों से, वहां आदिवासियों की मांग थी कि हमको कुछ 2-4 जगह जो है वो ओपन जगह से दे दो। कांग्रेस ने पहले हाँ कर दिया, बाद में जो है अपने खुद के कैंडिडेट वहां पर उतारे और बैकलैश वही हुआ। और जो जगह से वो जीत के नहीं आते थे, वहां से आधे जीत के आए। तो अब तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सारे रीजनल पार्टियां लगभग खत्म होने के कगार पर है। अब बस स्टालिन और अखिलेश यादव बचे हैं। तो स्टालिन ऑलरेडी कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से उनकी बन नहीं रही है। अब बच्चे अखिलेश, बाकी सब दल तो लगभग खत्म के कगार पर है। आपके महाराष्ट्र में भी एनसीपी, शिवसेना सब शरद पवार भी जाने के लिए तैयार है। बीजेपी के साथ। लेकिन आप लोग ये नहीं बता रहे हो कि शरद पवार क्यों जाने के लिए तैयार है। क्यों? मोदी को बचाया किसने? उसकी जो अरेस्ट की जो फाइल थी, जो मनमोहन सिंह उसको अरेस्ट करने निकला था, उस फाइल को दबाया किसने? और दूसरी बात यह है कि अब उसका रिटर्न मिल रहा है। आप क्या इस करेंगे? आप देश के, अकेले मैं ये कहूंगा कि यहाँ जो है, ये सभी राजनीतिक नेता जो है वो देश को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप क्या रुख अपनाएंगे? आप अकेले लड़ेंगे फिर से या गठबंधन में जाएंगे? देखिए, मैंने तो खुला कहा कि भैया अकेला लड़ूंगा तो हारूंगा। आप अगर मुझे साथ में लेते हो तो मोदी को हरा सकता हूं। महाराष्ट्र में ये चाहते हैं पूरे देश में। तो कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे ये आप? जब तक ये जब तक मुझे नहीं लेंगे ना, तब तक ये जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल। वीपी सिंह को खड़े करने वाले हम लोग ही थे, जी जी। दूसरा और कोई नहीं था। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि ऑल इंडिया की राजनीति कैसी चलती है, क्या चलती है, तो किस आपको तरह की क्या चलती है। लगता है सर कि अब मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी 2045 तक प्रधानमंत्री रहेंगे? 45 तक तो नहीं रहेंगे, लेकिन 35 तक तो रहेंगे, इतना जरूर कहूंगा। 35 तक? अगर अगर इनकी ये बेवकूफी ऐसी चली तो। और ये क्या ये परिसीमन लागू हो जाएगा ये इतना मैं हाँ, परिसीमन तो लागू हो जाएगा, क्योंकि 2029? उनको जो है वो देश से लगाव नहीं है। उनको अपनी वैदिक व्यवस्था से लगाव है, जाति व्यवस्था से लगाव है। और इसलिए वो जो इकोनॉमी जो है कुछ चंद लोगों के हाथों में चाहिए, उसकी तो शुरुआत हो चुकी है। तो जो बाबा साहब का जो ये संवैधानिक अधिकार है एससी एसटी ओबीसी खासकर जो गरीब लोगों का है, उसका क्या होगा? देखिए, वो इलेक्शन के वक्त जो खान पान मिलता है, उसी को वो अपना मजदूरी समझते हैं। वो आरएसएस का ये नहीं सर, भविष्य क्या क्या? ये नहीं मानते कि वो उनका गुलामी की निशानी है। तो क्या मान लिया जाए कि आरएसएस का एजेंडा अब पूरी तरह से लागू हो जाएगा, वो जो हिंदुत्व के ये वाहन? अभी कौन ऐसा है? कांग्रेस लागू नहीं कर रही है वो एजेंडा, कांग्रेस लागू कर रही है। क्या आरजेडी उसको लागू नहीं कर रही है? तो कर रही है। क्या टीएमसी उसको लागू नहीं कर रही है? कर रही है। क्या अखिलेश उसको लागू नहीं कर रहा है? तो कर रहा है। बिल्कुल। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है इन लोगों की सरकार में और आरएसएस की सरकार में। कोई अंतर नहीं है। ये तो डरे हुए बैठे हैं। लेकिन आप पूरे विपक्ष पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप इसमें पूरे जो है ना, देखिए इसमें जो है वो तीसरा ऑल्टरनेटिव होना जरूरी है। ऑल्टरनेटिव मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो जैसे गुजरात की बात करो, कि जहां सब लोग कहते हैं कि उसको हरा नहीं सकते, उसका वो बेस काउंट है। वहां के जो एक्स गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, बघेला, वघेला जी, शंकर सिंह बघेला। जो अभी शंकर वघेला जो है वो अभी
गुजरात घूम रहे हैं, वहां का मुसलमान और दलित उनके साथ में अगर जुड़ जाता है तो एक मौका बनते हुए मुझे दिखाई देता है। महाराष्ट्र में क्या मैथमेटिक्स रहेगा, क्या महाराष्ट्र में? ये 29 की बात है ना, उसके पहले ही आपको कहीं ना कहीं तो भी जड़ हिलाना होगा बीजेपी आरएसएस। 2027 में यूपी एक बड़ा बैटल फील्ड है, वहां क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहला तो गुजरात है, उसके बाद में यूपी है। अभी पंजाब भी है। पंजाब नेशनली मायने नहीं रखता है, यूपी रखता है। यूपी में भी यही कहूंगा कि ऑल्टरनेटिव पार्टी चाहिए। एक तरफ अखिलेश और कांग्रेस रहे, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस रहे, तीसरी तरफ एक और गठबंधन रहे। तो जब आमने सामने में नहीं हार रही बीजेपी, तो ट्रायंगुलर में तो आप उसको और नहीं हरा पाएंगे। ट्रायंगुलर को पे जो है वो पूरा हार जाएगी। बीजेपी का जो खेल है वो अति पिछड़ों पे आ गया है अभी। ओबीसी। अति पिछड़ा ओबीसी, अब वो उनको टिकट दे रहे हैं। तो अभी आपकी राजनीति आपको बदलनी चाहिए। निग्लेक्टेड क्लास कौन है आज? आज मुझे बताइए, यूपी में सबसे बड़ा दुखी कौन है? लेकिन यूपी में थोड़ा अलग सिनेरियो बन रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ। वहाँ चूंकि जनरल कैटेगरी के सीएम है, तो वहाँ दलित ओबीसी ये सब एकजुट हो रहे हैं। आ, नहीं, मेरे ख्याल से मुझे जो जानकारी मिली है उसमें से ये है कि आ, अपनी सत्ता होने के बावजूद भी अपने को किनारे पे रखा है, ब्राह्मण को। नहीं नहीं नहीं, जनरल कैटेगरी ठाकुर के लोग। ठाकुर ठाकुर ने पूरी व्यवस्था को तो कैप्चर कर लिया क्या है। ब्राह्मण समाज बीजेपी के खिलाफ जाएगा? जाएगा, किनके साथ यूपी में जाएगा? जाएगा, यूपी में जाएगा। क्योंकि मायावती। उसका उसका जो बेस है हम्म। वो हमेशा सत्ता का बेस रहा है। तो मायावती जी के साथ जाएंगे ब्राह्मण समाज, या अखिलेश बिल्कुल यादव नहीं, के? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वही कांग्रेस तो तो। मैं कह रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिव, मैं वही कह रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव की जरूरत है। जी जी। वो ऑल्टरनेटिव के साथ जाएगा, सर वो एक आखिरी। मायावती के साथ नहीं जाएगा। लेकिन एक एक पब्लिक परसेप्शन जो बन गया है कि बीजेपी को आप चुनाव नहीं हरा सकते। मेरे ख्याल से वाघेला जी जो है वो तोड़ देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जो तो आप मुझे जा ग्राउंड रहे में जो आप गुजरात में जा रहे हैं, छोटू बसावा और प्रकाश अम्बेडकर और शंकर सिंह बघेला एक साथ? नहीं, अभी तो वैसी कोई नहीं है, लेकिन वाघेला अपना घूम रहा है। छोटू भाई एक बुजुर्ग होने की वजह से अब उसके पीछे नहीं, आम लोग वैसे ही आदिवासी आम लोग वैसे ही अभी खड़े हैं। उनके उनके पुत्र तो घूम रहे हैं। उनके पुत्र घूम रहे हैं, लेकिन दोनों बाप बेटे अलग 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 जा रहे हैं उसमें। हम्म। तीसरा जो है आप। उसमें हम्म। तीसरा जो है उसमें जो है वो राजकोट और ये जो इलाका है पूरा, हम्म। इसमें पूरी समाज जो है। आपकी पार्टी भी तो वहां मजबूत है, मैंने राजकोट से लेकर तमाम जगह अरे, देखा। हम लोग मजबूत है, लेकिन हम लोग अभी ये थोड़ा सा ग्राउंड से जो है उससे आम लोगों आम को आम आदमी पार्टी फैक्टर है वहां, गोवा में, गुजरात में, उनका उनका बेस तो दिख रहा है। मुझे नहीं, मतलब ये जब पहले बार आए थे तब उनका एक बेस बना, हम्म। लेकिन उसके बाद में उस बेस को संभालने के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं, इसलिए बिखरे पड़े हुए हैं। अच्छा, गोवा में है उनका बेस। एक आखिरी सवाल सर कि क्या लगता है, जैसे ये तमाम जो गठबंधन है, और मैं भूल भी गया, मैं एक वाजिब सवाल आ रहा था मेरे दिमाग में, कि जैसे बीजेपी है और गुजरात तो उसकी लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। हम्म। तो ऐसे में क्या लगता है कि लंबे समय तक कांग्रेस ने भी राज किया है, बीजेपी भी राज कर रही, तो पूरे कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं, मोदी जी के पूरे कार्यकाल को? देखिए, उन्होंने पूरा बेड़ा बर्बाद कर दिया है देश को, फाइनेंशियली भी,
इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी, और एक पपेट स्टेट करके अमेरिका का उन्होंने खड़ा कर दिया। आप विदेश नीति से खुश नहीं हैं? उनके पास विदेश नीति होती तो ना। लीबिया में जब कार्रवाई हुई तो उस वक्त सुषमा स्वराज जी हमारे साथ। ये जो ट्रम्प तो मैंने सुषमा स्वराज जी से पूछा था, मैडम आप लीबिया में क्या करना चाह रहे हैं? बोले वो तो मुस्लिम कंट्री है। तो मैंने कहा हर देश किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। आपकी फॉरेन पॉलिसी धर्म से जुड़ी हुई है या नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई? जैसे आज देखें कि मोदी जी जो है वो ट्रम्प के इशारे पे नाच रहे हैं। और फायदा तो इनकी तेल, कोई विदेशी नीति है ही नहीं। अच्छा तेल जबकि खाड़ी देशों के पास है, पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है और हम इजराइल के साथ में खड़े हैं। अच्छा, ये इसे कैसे देख रहे हैं ईरान? यही बात को लेके मैंने मुस्लिम नेताओं से कहा, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मुस्लिम ईरान नेताओं से कहा कि भैया आप दिल्ली में हैं, आपके साथ कितने हिंदू आएंगे कितने नहीं आएंगे उसको छोड़ दो, लेकिन एक शिया और सुन्नी दोनों की यहाँ पे गठबंधन रहे, इसलिए आप दिल्ली में एक जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन कर दीजिए और विनती इतनी कर लीजिए कि भैया भारत सरकार अभी तक ईरान के साथ में रही है, फिलिस्तीन के साथ में रही है, उनके साथ ही रहना चाहिए। ये एक और मतलब उस पर ऐसा है कि उसपे आप जो मुस्लिम नेता जो है वो मुझसे कहते हैं कि आप ही इसको अरेंज करो। एक मेरे मन में सवाल है, मैं फिर भूल जाऊंगा आपने ओवैसी साहब के साथ भी काम किया है क्या? नेशन वाइड ओवैसी साहब को लाना चाहिए गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में या कांग्रेस के साथ? ना मुझे, देखिए ऐसा है कि कुछ सीटें ऐसी है कि जहां पर मुसलमान के अलावा कोई जीत के नहीं आ सकता। पहले कांग्रेस के नाम से आते थे, बिहार में ले तो उसके बाद में आरजेडी के नाम से आए, इसके पहले और उसके पहले के इलेक्शन में 5 सीटें जो है वो एमआईएम के सीट पे आ गई। कोई सीटें है कि जहां पर ये है, तो और ऐसे वो नेशनल इफेक्ट करेगा मुसलमानों पे, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर 10% वोट मुस्लिम समाज का ओवैसी काट देते हैं, ये आपके 10% वोट मुसलमानों के जो है ना, हाँ 15% 16%, ये आपके हर्षद बंदी हाँ, और महमूद बंदी दोनों कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जितने भी मस्जिदें हैं, सुनो, जितने भी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के अंदर का अजान देने वाला तो मौसम, ओवैसी ओवैसी ठीक उसके हो बाद गया। में फिर ओवैसी जो साहब, है, अरे आपके महाराष्ट्र में जीते, वो अपना सीट हमेशा बचा के रखते मैं तो हैं। वही तो कह बिहार में उन्होंने अच्छा मैं खासा वही वोट तो कह काट, रहा हूँ। बिहार में उन्होंने 15-20 तो विधानसभा में वोट काट दिया। यूपी में बड़ी संख्या है मुस्लिम समाज की। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि जहां मुस्लिम जीत के आ सकता है वहां पर वो जीत के आ रहे हैं। औरंगाबाद में जो है वो उसका एमपी हम लोग ने जिताला है। उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया असेंबली में और उनका एमपी दोबारा गिर गया, हाँ, इस बार और ना हार। एमएलए कोई उनका जीत के आया। जो आया है वो मालेगांव से है और धुलिया से। वहां से तो हमेशा मुस्लिम एमएलए ही चुन के आता है। एक आखिरी सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी से देखिए, ईरान अभी पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो ईरान ने बकायदा अपनी तैयारी के दम पर, विज्ञान के दम पर अमेरिका को युद्ध में हरा दिया। अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है, वो होर्मुज नहीं खुलवा सकते ईरान से। ऐसे में पूरा यूरोप ईरान के साथ, अमेरिका के खिलाफ हो गया। यूरोप, नेटो अमेरिका के खिलाफ है। भारत से एक बड़ी चूक हो रही है कि वो, या भारत ठीक है, अमेरिका अभी भी आपको लगता है सुपर पावर है? देखिए ऐसा है कि अमेरिका सुपर पावर है या नहीं है वो अलग बात है। आप अपनी इंडिपेंडेंस खो जा रहे हो, ये है। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली में जुलूस निकाल कर
मोदी से ये पूछती है कि भैया आज जैसे किसी एक लेडी का बयान आया है उस स्टीम फाइल में से कि भैया डोनाल्ड ट्रंप के साथ मेरे संबंध थे और उसने मुझसे जाती थी। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उठाना चाहिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोगों को इकट्ठा करते हुए, और मोदी से पूछना चाहिए, आरएसएस से पूछना चाहिए कि क्या इनका नाम एस्टीन फाइल में है और उसी के ऊपर से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो हमने मुंबई में किया। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। कांग्रेस पार्टी क्यों डर रही है? बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।